26 नवंबर को ना कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। और उस दिन इस बार भी कॉन्स्टिट्यूशन डे को 26 नवंबर को बहुत धूमधाम से गाजे बाजे के साथ इन्होंने, जितने पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने सेंट्रल हॉल जो है पार्लियामेंट का, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया। अच्छी बात थी। उन्होंने हमको याद दिलाने की कोशिश की कि किस तरीके से आजादी मिली, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और बहुत वही अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हर साल होता है, वो भी वैसा ही कुछ इस बार भी उन्होंने किया। राइटर भी कुछ कुछ ऐसी ही बात बताते हैं। वो ये कहते हैं कि शायद यंगर जनरेशन को पता नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो मैं शॉर्ट में, संक्षेप में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना इसको बताना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल बताया है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट तो वही है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। 26 नवंबर को इंडिया में, मतलब इस बार भी पार्लियामेंट हॉल में सेलिब्रेट किया गया। और उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, स्पीचेज हुआ उनका। और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो हमारे ये क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने आपके लिए आजादी लाई, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया। और आज की डेट में हम इतने इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं, वो हर साल होता है। उसके बारे में आर्टिकल में भी बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, और हम भी अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। जो मेन मूल बात है उसकी बात, उसको मैं थोड़ा सा उसका रफ स्केच आपको बता देता हूँ। कॉल मी देवनाथ, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यू कैन सी दिस पेज, दिस इज ऑल अबाउट योर मार्क्स एंड नथिंग एल्स। तो ये मत सोचना कि आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द पेपर एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन समथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं। तो उसमें ये इस आर्टिकल में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन में नेहरू का कंट्रीब्यूशन क्या है, जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन है। और जो आज के डेट में पॉलिटिशियंस हैं, वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके किस तरीके की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें, इसको ध्यान से सुन लेना। और यहीं पे आर्टिकल खत्म हो जाएगा। आप पढ़िएगा भी तो एग्जैक्टली यही सब चीजें लिखी हुई है। एक चीफ जस्टिस जो अभी हैं, एन वी रमन्ना का भी स्टेटमेंट है, काफी अच्छा स्टेटमेंट है। उसको आप यूज कर सकते हो अपने ऐसे राइटिंग में, उसको भी मैं बताऊंगा। बट अब सुनिए कहानी क्या है। राइटर ये बताते हैं कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड ना बहुत पहले से ही चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना। कुछ कुछ रूल्स है जिसके थ्रू आप गवर्न कर रहे हो। जैसे हर एक पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बीजेपी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कांग्रेस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये मतलब खुल के वो बोलती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यदि आप नहीं चलिएगा तो हम आपको पार्टी से बाहर कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो इसी तरीके से इंडिया के लोग भी कहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे जब आपके यहाँ राज कर रहे थे, वो जब एक इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वो ये कहते थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दीजिए। हम यहाँ पे हैं तो हम जानते हैं कि हमारे लोगों के लिए क्या जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड तो बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। इसके बाद 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड कर रहे थे, शायद नहीं कर ही रहे थे, वही कर रहे थे। ये डिमांड और ज्यादा तेज हो गई कि नहीं, हमको तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ही चाहिए। तो उसमें नेहरू ने ये डिमांड किया कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी बंदे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी बंदे हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइजी से। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब कि नॉर्मल वोटिंग प्रोसेस से। नेहरू ने ऐसी शर्त रखी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए 1935 में, और उसमें जो भी लोग हैं, उनका जो सिलेक्शन होगा वो एडल्ट फ्रेंचाइजी से होगा। अब 35 याद रखना, 35 से लोग 46 में करते हैं। यदि आपका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है तो 11 साल का ड्यूरेशन है। 46 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और कहा नेहरू बोले थे कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत होगा। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ला दी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पता होगा, 5,000 लोग मारे गए थे। हिस्ट्री थोड़ा सा भी आप लोगों को पता है तो तब जाके फिर जिन्ना आया। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि इन्हें कास्ट वाइज सीट डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिलचर में इन्होंने कर दिया कि
यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा। उस समय की जो बात है वो बता रहा हूँ। तो अब वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट ही उस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा, बाकी कोई नहीं देगा। तो कहाँ उन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की थी और कहाँ पे इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कर। तो ये एक गड़बड़ चीज है। इसके बाद ये कहा गया है, आर्टिकल में ये भी लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और एडॉप्ट भी कर लिया गया, लेकिन फिर भी इसको प्रेसिडेंट अपना कंसेंट देने में 26 जनवरी 1950 क्यों लगा दिया। बात जानने वाली है। और एक चीज और लिखा हुआ है कि इसको, ये ऐसा नहीं था कि रातों रात बन गया, इसको बनने में 3 साल लगे और बहुत सोच समझ के इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथर किया गया, मतलब लिखा गया। इसके बाद ये एक दिया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। लेकिन ये प्रेसिडेंट अपना एसेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले प्रेसिडेंट, वो अपना एसेंट देते देते 26 जनवरी 1950 क्यों लगाती। इसका भी रीजन देते हैं। वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को ना कांग्रेस ने पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी और इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कंसेप्ट। इसके बाद कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करना बिना नेहरू को याद किए हुए अपने आप में बेईमानी होगी, अधूरा सेलिब्रेशन हो। और नेहरू की तारीफ किया है उन्होंने, बोला है कि नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले आप लोगों को मैं बताया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसका बहुत ज्यादा फायदा है, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज की डेट में आपका प्रियम्बल है, जो उसकी फिलोसफी की बात करता है, जो उसके आइडियल्स की बात करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल की बात करता है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रख दिया गया है जिसको आप प्रियम्बल कहते हैं। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो यूरोपियन रेनेशा, अमेरिकन इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 3 चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और कहा जाता है कि इन्हीं 3 चीजों की वजह से आप जो इक्वालिटी, फैटर्निटी, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्टिस में आपने सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब जो वर्ड्स आप देखते हो ना, ये कहीं ना कहीं नेहरू नेहरू की का ही देन है। नेहरू इन्फ्लुएंस हुए थे ऐसे ऐसे वर्ड से, और तब जाके उन्होंने इसको रखा उसमें, इक्वालिटी, फैटर्निटी, उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्टिस में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारी चीजें। और कहा जाता है कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, तभी इक्वालिटी का भी एरा स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ही सही। क्योंकि आप देखिए इक्वालिटी का एरा आया किस तरीके से, उसमें साफ साफ आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी। ये अलग बात है कि आज भी प्रैक्टिस किया जाता है कुछ विलेज में, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली तो खत्म होना चालू हो गया ना आर्टिकल 17 की वजह से। और उसके बाद आर्टिकल 14 to 18 वो भी तो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इतना तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो नेहरू के कंट्रीब्यूशन को आप नहीं भूल सकते हैं, यही आर्टिकल में लिखा हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास आते हैं। उन्होंने उनको तो अब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर ने एक स्पीच में एक बहुत बहुत यूनिक बात कही थी, इसको सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं तो आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सोच के कि जो दलित लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है, डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है, उनकी आपके राइट्स के लिए बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। और कहा जाता है कि वो एक रियल थिंकर थे और सोशल साइंटिस्ट थे। उनको ना सोशल स्ट्रक्चर में जितनी एनोमलीज थी ना, उसका बहुत गहरा नॉलेज था। बहुत डीपली स्टडी किए थे उस सोसाइटी को, और हिंदू सोसाइटी को तो बहुत डीपली स्टडी किए। तो उनको उनको ओरिजिनल थिंकर कहा गया है और रियल थिंकर कहा गया है। और उनको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो आपकी सोसाइटी में थी ना कास्ट को लेके, बहुत डीपली स्टडी किए थे, उनको बहुत नॉलेज। एक और यूनिक बात कही गई है जो आज ही मैं जाना हूं, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सत्याग्रह, इन सबको खुल के विरोध किया था। गांधी से डायमेट्रिकली अपोजिट थे वो, और कहते कि इनसे एनार्की आएगी। ये तुम चला रहे हो ना सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किसी को सपोर्ट नहीं किए थे, और कहते कि एनार्की आएगी। कांग्रेस से भी उनके बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना डिफरेंसेस होने के बाद भी
कांग्रेस ने उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज के डेट में आप ऐसी बात कह दो, आपसे दुश्मनी हो जाएगी, पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे आप। लेकिन गांधी से इतना ज्यादा अपोजिट होने के बाद भी, कांग्रेस से इतने ज्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी, उसी कांग्रेस ने, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैक्सिमम कांग्रेस के लोग थे, उसमें उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी। बड़ी बात। लास्ट में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है। देखो, हमेशा ये पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल है लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर जो है वो आंसरेबल है पीपल को, पीपल ऑफ द इंडिया। वो ये भी कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट होता है और प्रियम्बल तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इनका ये कहना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि क्यों नहीं जुडिशियरी भी आता है इस ब्रैकेट में कि वो भी अकाउंटेबल हो किसी चीज के लिए। इसका बहुत सही एग्जाम्पल दिया है एन वी रमन्ना, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे पे ही बोले कि वो बहुत बहुत अच्छे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले, कि उन्होंने लेजिस्लेचर को बोला कि आप अकाउंटेबल हैं, एग्जीक्यूटिव को बोला कि आप अकाउंटेबल हैं लोगों को। हालांकि इनका क्या कहना है, जो पॉलिटिशियंस हैं, कि ये तीनों तो गवर्नमेंट, पब्लिक के ऑर्गन्स हैं, पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो इनको अकाउंटेबल होना चाहिए। जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। जब लेजिस्लेचर आंसरेबल है, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है, तो जुडिशरी क्यों नहीं आंसरेबल है? वो क्यों नहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है? ये इनका कहना है पॉलिटिशियन। लेकिन इस पे ये एन वी रमन्ना ने ये बोला है कि ये फ्रेमर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, और उन्होंने बहुत फार साइटेडनेस दिखाया, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल रखा लेजिस्लेचर के लिए, और लेजिस्लेचर को आंसरेबल रखा कॉमन पब्लिक के लिए, क्योंकि कॉमन पब्लिक ही चुन के भेजते हैं लेजिस्लेचर में, आप एमपी बन के आप जब जाते। जुडिशियरी को इन्होंने यदि रख दिया होता ना कि वो भी आंसरेबल है, अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, तो करप्शन चालू हो जाता, क्योंकि लेजिस्लेचर किसी न किसी तरीके से प्रभाव जरूर डालता कि भैया तुम इसके फेवर में डिसीजन दे दो और उसके फेवर में डिसीजन। तो एन वी रमन्ना ने यही बोला है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा है, ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। जुडिशरी के पास बहुत पावर होता है, आर्टिकल 142 में बहुत ज्यादा पावर होता है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सुब्रतो राय का नाम आपने सुना होगा, सहारा इंडिया या सहारा परिवार के हेड हैं। उनपे ना तो कोई एफआईआर हुई थी, और ना कोई उनके नाम से वारंट निकला था, और उसके बावजूद वो कितने साल से जेल में है। शायद अब निकले हैं कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन 4 साल से तो जेल में थे। और उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये बोल रहा था कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे जिससे पैसा लिए हैं, तब तक आपको हम नहीं जाने देंगे। तो हम ये क्या बता रहे हैं, एक छोटा सा आपको एक छोटा सा ट्रेलर बता रहे हैं 142 का। बहुत ज्यादा पावर है इनको 142 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियरी को, कि वो यदि किसी के साथ जस्टिस करना चाहे ना, कि जस्टिस इंश्योर करना चाहे, तो आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करके बहुत ज्यादा उनके पास पावर आ जाता है। यदि ये आंसरेबल होते लेजिस्लेचर को, तो आप मान के चलिए कि फिर तो मुश्किल होता है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और वकील भी हैं, वो उनका केस लड़ रहे थे सुब्रतो राय का। आप चेक करिएगा नेट पे, सुब्रतो राय का केस कपिल सिब्बल लड़ रहे। आधा कांग्रेस में भी वकील हैं और आधा बीजेपी में भी वकील हैं। जब इनकी गवर्नमेंट होती है तो ये नेता हो जाते हैं, गवर्नमेंट अपोजिशन में रहते हैं तो वकालत करने लगते हैं। तो ये सब चीजें, तो आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। एन वी रमन्ना का स्टेटमेंट याद रखते हुए कि उन्होंने ये बोला है कि जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत अच्छा काम किए, और इससे क्या होता है कि करप्शन कम होगा। हम यदि लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, उनके लिए आंसरेबल नहीं रहेंगे, तो हम अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकते हैं। आर्टिकल